जनरल ईडब्ल्यूएस क्या होता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है बेटा, 10% रिजर्वेशन इनके लिए भी रखा गया है। समझ गए बात को? क्लैरिटी आ रही है? तो सबसे पहली बात ये समझ लेना क्या क्या चीजें मैं समझा रहा हूं। एक तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ये बात में क्लैरिटी आ जानी चाहिए। दूसरा, आपको टफ पेपर देख के डरना नहीं है। टफ पेपर इज डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब वो हमारे लिए एक तरह से आशीर्वाद बन के आएगा। टफ पेपर अगर हमने पढ़ाई की है तो टफ पेपर हमारे लिए अच्छी चीज है। अगर हमने पढ़ाई नहीं की है तो फिर तो हर कुछ बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये बात याद रखना कि पेपर इजी आ रहा है या टफ आ रहा है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हमारी शिफ्ट में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से हमें आगे रहना है। जितने बच्चों से हम हमारी शिफ्ट में आगे रहेंगे उतनी ही बेहतर हमारी परसेंटाइल होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे नंबर कितने आए हैं, हमें यह कोशिश करनी है कि हमारी शिफ्ट में जितने भी बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले बच्चों में हम भी हों, चाहे फिर वो 180 नंबर लाके हो या 240 नंबर लाके हो। ठीक है, आगे आते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब असली चीज पे मैं आता हूं कि अब आपको टारगेट सेट करना है। अब आपको टारगेट सेट करना है। ये देख पा रहे हो यहां पर मैंने कुछ टॉप एनआईटीज ली है, जैसे एनआईटी तिरुचिरापल्ली सबसे बेहतरीन एनआईटी मानी जाती है। इसमें अगर आप कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो, देखो यहां से बहुत ही जरूरी चीज स्टार्ट हो जाएगी। यहां से आपको बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपको पहुंचना कहां है। एकदम सिंपल सी चीज बता रहा हूं, अगर आप एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, आप अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी रैंक 1450 के अंदर होनी चाहिए। लास्ट रैंक जिस पर एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस में लास्ट ईयर एडमिशन मिला था वो थी 1449। अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप त्रिची के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो होम स्टेट का एडवांटेज आ जाता है। वहीं आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हैं, तो 257 मार्क्स। ओबीसी एनसीएल से हैं आप, नॉन क्रीमी लेयर से हैं, तो 434 रैंक, नॉट मार्क्स, 257 रैंक, 434 रैंक। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 288 रैंक, और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 64 रैंक लानी पड़ेगी। और यहां पर मैंने लगभग सारी एनआईटी के कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग रैंक लिख के छोड़ दी है। मतलब अगर आपको एनआईटी हमीरपुर से कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपकी रैंक 12,586 के अंदर होनी चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस है 1780, ओबीसी है तो 4,151, एससी है तो 2182 और एसटी है तो 877 कैटेगरी रैंक के अंदर आपको होना होगा। दूसरा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है सर, रैंक तो आपने बता दी, लेकिन इतनी रैंक के लिए मुझे परसेंटाइल कितनी लानी होगी? इतनी रैंक के लिए मुझे परसेंटाइल कितनी लानी होगी? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। ईडब्ल्यूएस पर भी एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी इलाहाबाद कंप्यूटर साइंस जनरल की कैटेगरी, जनरल की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,594, ईडब्ल्यूएस की 624, ओबीसी की 1653, एससी की 1161 और एसटी कैटेगरी की थी 1413। एक चीज बताता हूं, एक फाइल में आपके साथ शेयर करूंगा, कंप्यूटर साइंस क्लोजिंग रैंक 2025। ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। इसमें शायद यहां पे तुम्हें ज्यादा साफ दिख रहा हो, ये ट्रिपल आईटीज की है, मैं एनआईटीज की खोलता हूं। ये हो गई अपनी जीएफटीआईज कंप्यूटर साइंस क्लोजिंग रैंक। ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज भी है क्या इसमें? हाँ, एनआईटीज भी है, लास्ट में आ गए हैं अपन एक्चुअली। हाँ, एनआईटी त्रिची, ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि भैया आपको अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए, एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या क्लोजिंग रैंक थी, एनआईटी सूरतकल में क्या रैंक थी, एनआईटी वारंगल में क्या रैंक थी, इसी तरह से सारी एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में जहां जहां कंप्यूटर साइंस
अवेलेबल है, वहां तक की बातें इसमें लिखकर छोड़ दी गई है। इसी प्रकार से एक और चीज मैंने यहाँ पे बनाई है आप लोगों के लिए कि सर मुझे तो कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए, मुझे तो बाकी दूसरी ब्रांच के बारे में बताओ, तो ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें सारी एनआईटीज की सारी ब्रांच मैंने लिख छोड़ी है कि एनआईटी दिल्ली में अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपको करनी है तो आपको कितनी रैंक लानी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, बॉय हैं और अदर स्टेट मतलब दिल्ली से बाहर के हैं तो आपको 15,151 रैंक लानी होगी। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो 45,000 रैंक तक चल जाएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और बाहर दिल्ली के बाहर के हैं तो 29,000 रैंक तक आपको मिल सकता है, और आप दिल्ली के रहने वाली ही फीमेल कैंडिडेट है तो 96,000 तक मिल सकता है। ऐसे करके हर एनआईटी के हर ब्रांच के लिए मैंने यहां पर सारी क्लोजिंग रैंक डाल दी है ताकि आप टारगेट कर पाएं कि आपको किस जगह तक पहुंचने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। और ना केवल जनरल कैटेगरी के लिए, ये सारी चीजें मैंने ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के लिए करके छोड़ दी है। जैसे कि थोड़ा सा आगे बढ़े अपन, ये अपना ओपन जनरल कैटेगरी चल रहा है अभी, है ना। इसको नीचे लेकर आते हैं, माउस कहाँ है, माउस से आ जाएगा, हाँ इससे जल्दी आ जाएगा। जैसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए आ गया, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें कि आपको एनआईटी कैलीकट से इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़नी है और आप कहाँ के कैंडिडेट हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो एनआईटी कैलीकट से इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ने के लिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और केरला के नहीं हैं तो आपको 41,000 रैंक लानी होगी। अगर केरला के हैं आप तो 9,32,000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट तो 48,000 रैंक तक आपको मिल जाएगा। इसी तरह से सभी एनआईटी के, अब जैसे ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, किसी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छा लगता है तो एनआईटी त्रिची की मेटलर्जी ब्रांच में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप कितनी रैंक तक ला सकते हैं, 29,000 रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसमें मैंने ब्रांच वाइज लिख दिया है, इसमें मैंने ब्रांच वाइज लिख दिया है। अगर ऐसे आपको रैंक वाइज चाहिए, मान लीजिए किसी ने टारगेट कर रखा है, ध्यान से सुनना भैया, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं। अगर किसी ने टारगेट कर रखा है कि मुझे तो इतनी रैंक लानी है, इतनी रैंक पर मुझे क्या मिलेगा, इतनी रैंक पर मुझे क्या मिलेगा, तो यहां पर देखो इस वाली शीट को देखो, ये सारी फाइल्स मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा कि अगर आपकी रैंक आप लेके आते हो 5,000, मान लीजिए आप जनरल कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट से हैं, 5,000 है, तो 5,000 पे आपको क्या क्या मिल सकता है। 5,000 पे आपको एनआईटी सूरतकल में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है, एनआईटी इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, एनआईटी राउरकेला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल सकता है, एनआईटी वारंगल में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है, एनआईटी कैलीकट में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, एनआईटी जयपुर में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। तो फिर से अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इस जगह तक पहुंचना है तो यहां पर इस शीट की हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी रैंक टारगेट करनी चाहिए। रैंक पता कर लोगे। अगर किसी ने ये सोच लिया है कि मुझे 10,000 रैंक लेके आनी है और वो जनरल कैंडिडेट है तो 10,000 रैंक पर उसके पास क्या क्या ऑप्शन है वो सारी चीजें यहां पे लिख दी गई हैं कि पिछले साल 10,000 रैंक पर क्या क्या चीजें आपको मिली थी। तो आई होप आप चाहे लक्ष्य के हो, प्रयास के हो, अर्जुना के हो, अपन को एक टारगेट लेके जरूर चलना चाहिए बेटा, नहीं तो हमें ये नहीं पता होता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी है। आपको कुछ लोग यहाँ 99.99 परसेंटाइल बोल रहे थे कि मुझे 99.9 परसेंटाइल लाना है। 99.9 परसेंटाइल पे क्या मिलेगा आपको? क्या आपको पता है 99.9 परसेंटाइल पर रैंक कितनी आती है? क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? ध्यान से सुनना, अब इसी पर आ रहा हूं मैं, वापस से यहां पर लौटता हूं। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस ब्रांच तक पहुंचना है, ध्यान से सुनना, जो समझदार लोग हैं, जो स्मार्टली प्लान करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काम की चीज बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस कॉलेज की इस ब्रांच तक पहुंचना है तो आपको ये पता चल गया आपको कितनी रैंक लानी है। अगर आपको एनआईटी त्रिची कि कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है और आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 1450 रैंक टारगेट करनी है। ईडब्ल्यूएस हो आप तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक 257, ओबीसी एनसीएल को 434, एससी को 283 और एसटी को 64 रैंक टारगेट करनी है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है,
मार्क अकॉर्डिंग कैसे पता करें, वो बेटा मैं बता रहा ना पूर्वा बेटा, मैं यही बोल रहा हूं, मैं तुम्हें चैप्टर तक बताऊंगा कि तुम्हें अगर एनआईटी त्रिची के कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है तो तुम्हें कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, ये तक मैं बताने वाला हूं। थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। आज हम लोग इस सेशन में यही डिस्कस करने बैठे हैं कि क्या पढ़ूं मैं और क्या छोड़ूं मैं, कौन से ऐसे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ लें तो हम अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार करो। रैंक डिसाइड कर ली, अब दूसरे नंबर पर आता हूं कि ये रैंक बनती कैसे है, ये रैंक आएगी कैसे। तो ये है अपना खतरनाक नंबर। ये नंबर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये डेटा आपको जनरल वाला शायद मिल भी जाए, लेकिन बाकी कैटेगरी के लिए बहुत मुश्किल से मैं ढूंढ कर लेकर आया हूं। ध्यान से सुनना, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 99.9 परसेंटाइल अगर आप लेके आएंगे तो आपकी रैंक 1475 होगी। तो जो लोग 99.9 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं उनकी रैंक 1400 के अंदर रहने वाली है। अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो आपकी रैंक 14,700 या उससे ऊपर रहेगी। 98 लगभग 29,000 रैंक पर आप पहुंच जाओगे, मतलब 30,000 रैंक पर आप पहुंच जाओगे अगर आपकी 98 परसेंटाइल बनती है तो। मतलब 98 परसेंटाइल के नीचे तो अच्छे कॉलेज और अच्छे ब्रांच मिलने की संभावनाएं कम होती चली जाती है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको कॉमन रैंक लिस्ट में 98 परसेंटाइल तो रखना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 99.9 परसेंटाइल लाने के लिए 99.9 परसेंटाइल लाओगे तो आपकी रैंक ईडब्ल्यूएस रैंक 206 के आसपास आ जाएगी। 99 परसेंटाइल 2507, 98 परसेंटाइल 4114। इसी तरह से ओबीसी, एससी और एसटी के लिए लिख दिया है। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं और 99.9 परसेंटाइल ले आए तो आप टॉप 5 कैंडिडेट में आ जाओगे एससी कैटेगरी के। लास्ट ईयर 99.97 परसेंटाइल पर ऑल इंडिया एससी कैटेगरी रैंक 1 थी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपको एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस पहुंचना है और आप जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट हो, 1450 रैंक आपको लानी थी, मतलब आपको कितनी परसेंटाइल लानी पड़ेगी, 99.9 परसेंटाइल लानी पड़ेगी। तो सिखा दिया मैंने, ये इसके साथ भी मैं पूरी शीट आपको दे दूंगा। केवल इतना ही नहीं, रुको, अभी एक और चीज मैं आपको दूंगा। कौन सी चीज? इसका डिटेल